वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुम्पीटर की जो थ्योरी है, शुम्पीटर का आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। जोसेफ ए शुम्पीटर की एक बुक पब्लिश हुई थी 1911 में। जोसेफ ए शुम्पीटर कौन थे? जर्मन इकोनॉमिक्स थे, जर्मन के अर्थशास्त्री थे और 1911 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक विकास के बारे में अपने विचार दिए थे। उनको हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? उनको आर्थिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, जो प्रोफेसर शुम्पीटर थे उन्होंने क्या माना कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो चक्री प्रवाह है, जो स्थिर संतुलन की स्थिति को दर्शाता है और उसमें परिवर्तन करने के लिए एक उद्यमी नए नए परिवर्तन करता है, नए परिवर्तनों को अपनाता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जब बैंक शाख का प्रसार होता है, जिससे जो नव प्रवर्तक होता है, उद्यमी होता है, उनको वित्त या फंड मिलता है और इस कारण से अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ होती हैं? जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह पाया जाता है। चक्रीय प्रवाह एक तरह से स्थिर संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम पॉइंट समझें कि शुम्पीटर का जो आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है वो कहां से प्रारंभ होता है। आर्थिक विकास का जो चक्र है वो चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो से प्रारंभ होता है और सर्कुलर फ्लो जो होता है वो एक तरह से किसको दर्शाता है? अर्थव्यवस्था में स्थिर संतुलन की स्थिर संतुलन की जो स्थिति होती है उसको दर्शाता है। शुम्पीटर जो है वो ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं उन साधनों का पूरा प्रयोग हो रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। फर्म जो है वो संतुलन की स्थिति में है और फर्म अपनी जो उत्पादन क्षमता है उस पूर्ण उत्पादन क्षमता से वो कार्य कर रही होती हैं। उनकी जो लागतें हैं वो आय के बराबर होती हैं। वस्तु की जो कीमतें हैं वो औसत और सीमांत लागत के दोनों के बराबर होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में ये जो स्थिर संतुलन की स्थिति पाई जाती है, जिसको प्रोफेसर शुम्पीटर ने क्या कहा था? चक्रीय प्रवाह। तो चक्रीय प्रवाह का मतलब प्रोफेसर शुम्पीटर का किससे था? अर्थव्यवस्था में जो स्टेडी स्टेट, स्थिर संतुलन की जो स्थिति है, यही एक तरह से आर्थिक विकास का आधार है या आर्थिक विकास का जो आधार है वो स्थिर संतुलन और चक्रीय प्रवाह कह सकते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर शुम्पीटर जो थे उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कुछ मान्यताएं ली हैं। ये जो मान्यताएं हैं वही एक तरह से आर्थिक विकास के सिद्धांत का आधार है। तो सबसे पहले अगर हम मान्यता की बात करें तो प्रोफेसर शुम्पीटर जो है वो क्या मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें संतुलन की स्थिति, और संतुलन किस प्रकार का है? स्थिर संतुलन। अब स्थिर संतुलन का मतलब क्या हो गया कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, उन्होंने एक मान्यता ली है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है और पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या हो गया? उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया जा रहा है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यता है वो बताती है कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, ब्याज की जो दरें हैं वो नहीं है, कोई बचत नहीं हो रही है, कोई निवेश नहीं है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अनैच्छिक बेरोजगारी जो होती है वो अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है। तो ये जो स्थिर संतुलन की स्थिति है इसको प्रोफेसर शुम्पीटर ने क्या कहा था? चक्रीय प्रवाह कहा था। तो आर्थिक विकास का जो प्रारंभ है प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार वो कहां से प्रारंभ होता है? इस चक्रीय प्रवाह से। जब अर्थव्यवस्था में स्थिर संतुलन की स्थिति होती है तो इस स्थिर संतुलन की जो स्थिति है इसको तोड़ने के लिए जो उद्यमी होते हैं, जो नव प्रवर्तक होते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था में इनोवेशन, नव प्रवर्तन का वो सहारा लेते हैं, बैंक शाख का वो सहारा लेते हैं और धीरे धीरे आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले जो मान्यता है प्रोफेसर शुम्पीटर की, उन्होंने क्या मान लिया कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिर संतुलन की स्थिति पाई जाती है। और स्थिर संतुलन का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक फर्म जो है वो संतुलन की स्थिति में है, प्रत्येक
प्रत्येक फर्म अपनी जो उत्पादन क्षमता है, पूर्ण उत्पादन क्षमता, जितनी उनमें क्षमता है उस उत्पादन क्षमता से वो कार्य कर रहे हैं। उसकी जो लागतें हैं वो आय के बराबर हैं, वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी औसत लागत और सीमांत लागत के बराबर हैं। अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बचतें नहीं हो रही हैं, किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं है। और इस स्थिति को उन्होंने एक तरह से क्या कहा है, आय का वृत्तीय प्रवाह हम कह सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लो कह सकते हैं, जो प्रत्येक वर्ष एक ही तरीके से, एक ही ढंग से वो रहता है और बार बार उसी की एक तरह से रिपीटेशन हम कह सकते हैं, उसकी एक तरह से एक ही ढंग से उस वृत्तीय प्रवाह की, चक्रीय प्रवाह की पुनरावृत्ति होती है। जैसे अगर हम मानव जीवन की बात करें या किसी प्राणी की बात करें, तो जो प्राणी हैं या एक व्यक्ति हैं, उसमें जिस प्रकार से एक ही ढंग से रक्त का संचार होता है, उसी तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष एक ही ढंग से एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस स्थिति को प्रोफेसर शुम्पीटर ने क्या कहा था, स्थिर संतुलन की अवस्था कहा था। और आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है, ये जो चक्रीय प्रवाह की स्थिति है, ये जो स्थिर संतुलन की अवस्था है, इसको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। और इस प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, इस स्थिर स्थितियां चक्रीय प्रवाह को तोड़ने के लिए नव प्रवर्तन, जो इनोवेशन होते हैं, बैंक साख, जो बैंक क्रेडिट है, उसका सहारा एक तरह से लिया जाता है। दूसरी बात, प्रोफेसर शुम्पीटर क्या मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पर एक तरह से क्या होता है, मांग और पूर्ति, वस्तु एवं सेवाओं की जो समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों एक तरह से क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब सभी उत्पादकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उनको उपभोक्ताओं की मांग कितनी है उसके बारे में जानकारी होती है, और उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार ही जो उत्पादक हैं, जो उद्यमी हैं, वो वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, वस्तुओं का वो उत्पादन करते हैं। इसलिए से का जो बाजार नियम है वो एक तरह से क्रियाशील होता है, जिसके अनुसार डिमांड और सप्लाई हमेशा अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चक्रीय प्रवाह की जो स्थिति है उसमें सभी वस्तुएं, ठीक है, समान वस्तुएं समान तरीके से हर वर्ष जो है उत्पादित की जा रही, उनमें एक तरह से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, उनकी एक तरह से क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ष एक ही ढंग से एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ही प्रकार की है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक तरह से स्थिर संतुलन की स्थिति को माना गया है। स्थिर संतुलन का मतलब, जैसे इस डायग्राम में हम देख लें कि माना कि ये विभिन्न समयावधि है, टाइम पीरियड, इन विभिन्न टाइम पीरियड में जो अर्थव्यवस्था में स्थिति है वो किस प्रकार की, इस तरीके से स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ का मतलब ये स्थिर संतुलन की अवस्था है। किसी भी टाइम में हम देख ले, इस टाइम में देखो, ठीक है, टाइम मतलब 1 2 3 किसी भी ईयर में अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या है, स्थिर संतुलन की स्थिति है। और ये जो स्थिर संतुलन की स्थिति है, इसको तोड़ने के लिए एक उद्यमी, जो इनोवेटर होता है, एंटरप्रेन्योर, वो क्या करता है, इनोवेशन करता है। बैंक क्रेडिट का वो यूज करके इस ग्रोथ, ये स्टेडी ग्रोथ है, स्थिर संतुलन, इसको वो तोड़ सकता है और उसको अर्थव्यवस्था को डायनेमिक बना सकता है। वो किस प्रकार से, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तीसरी उसने जो मान्यता ली वो क्या मान लिया, उत्पादन का अनुकूलतम स्तर विद्यमान होता है। मतलब एक फर्म जो होती हैं वो क्या करती हैं, संतुलन की स्थिति में है, उसमें जितनी क्षमता होती है वो अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करती हैं, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो प्रत्येक साधन है उसका पूरा उपयोग हो रहा है, पूर्ण उपयोग हो रहा है। इसका मतलब जो उत्पादन के साधन हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनमें किसी प्रकार का मिसयूज या जो बर्बादी की अगर बात की जाए वो उसकी कोई संभावना नहीं होती है। क्योंकि हमने क्या मान लिया है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, इसलिए उत्पादन का भी अनुकूलतम स्तर विद्यमान है। अनुकूलतम स्तर का मतलब एक फर्म संतुलन की स्थिति में है और अपनी पूर्ण क्षमता से वो कार्य कर रही है। नेक्स्ट मान्यता की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या माना गया है, फर्में जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन की दशा में है। मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और फर्म अनुकूलतम आकार की है। ठीक है, अनुकूलतम आकार का मतलब हो गया कि जो फर्म अपनी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य कर रही हैं, लागत उसकी आय के बराबर है और वस्तु की जो कीमत है वो औसत लागत
और सीमांत लागत के बराबर है। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इस स्थिति को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, अनुकूलतम ऑप्टिमम साइज हम कह सकते हैं फर्म की। और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाने से उत्पादन के जो साधन हैं उनको जो भुगतान किया जा रहा है वो किस अनुसार किया जा रहा है, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी जो सीमांत उत्पादकता है, उत्पादन के प्रत्येक साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान किया जाता है। अगर किसी उत्पादन के साधन का योगदान अर्थव्यवस्था में 10 इकाइयों के बराबर है तो उनको भुगतान भी कितना किया जाएगा, 10 इकाइयों के बराबर, जो भी इसका मौद्रिक मूल्य होता है। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और वस्तुओं की कीमतें समान हैं, उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया जा रहा है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर किया जाता है। अब देखिए आर्थिक विकास का जो चक्र है वो प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहां से प्रारंभ किया था कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से स्थिर संतुलन की स्थिति होती है, और ये जो स्थिर संतुलन की स्थिति है, अगर इस चक्रीय प्रवाह को अगर तोड़ा जाए तो चक्रीय प्रवाह को तोड़ने से ही क्या होगा, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का जो क्रम है, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए ये जो स्थिर संतुलन की हम बात कर रहे थे, तो स्थिर संतुलन का मतलब एक तरह से किससे हो गया है, स्थिर संतुलन का मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक है। और अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करनी है तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि ये जो चक्रीय प्रवाह है, ये जो सर्कुलर फ्लो है, इसको एक तरह से तोड़ना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था एक तरह से प्रायोगिक डायनेमिक बन सकती हैं। तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने क्या बताया कि ये जो अर्थव्यवस्था स्टैटिक है इसको डायनेमिक बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को प्रायोगिक बनाने के लिए ये जो चक्रीय प्रवाह है या जो ये आर्थिक प्रणाली है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कुछ परिवर्तन लाने होंगे। और ये जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा लाए जा सकते हैं, एक उद्यमी जो इनोवेटर होता है, नव प्रवर्तक कह सकते हैं, वो एक तरह से क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन का वो सहारा लेगा। ठीक है, नव परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, इनोवेशन, नए नए जो इनोवेशन है अगर उनको वो अर्थव्यवस्था में लाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो चक्रीय प्रवाह है, ये जो सर्कुलर फ्लो है उसको तोड़ा जा सकता है और आर्थिक विकास का जो क्रम है, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जा सकता है। तो चक्रीय प्रवाह को तोड़ने के प्रोफेसर शुम्पीटर ने दो उपाय बताए हैं। कौन कौन से दो उपाय हो गए, एक तो हो गया हमारा नव प्रवर्तन, ठीक है, इनोवेशन, और सेकंड कौन सा हो गया, बैंक साख, बैंक साख या बैंक ऋण हम कह सकते हैं, ठीक है, बैंक क्रेडिट। इन दोनों उपायों का प्रयोग करके सर्कुलर फ्लो जो अर्थव्यवस्था में स्थिर संतुलन की स्थिति है उसको एक तरह से तोड़ा जा सकता है। जो उद्योगपति हैं वो नव प्रवर्तन के लिए जब प्रेरित होता है, उसके पास में बैंक साख से जब ऋण की प्राप्ति होती है, इसके पास में फंड बन जाता है, एक तरह से कोष बन जाता है, तो इस कोष का जो प्रयोग है वो कहाँ पे करता है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करता है। तो प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या मानना है कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक जो संतुलन होता है, स्थिर संतुलन की स्थिति होती है, जिसको उसने क्या कहा था, आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो कहा था। और इस सर्कुलर फ्लो को, चक्रीय प्रवाह को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, एक उद्यमी को नव प्रवर्तन करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है। कौन कौन सा इनोवेशन करना पड़ता है उसको भी आगे हम देखेंगे। उसने 5 प्रकार के इनोवेशन बताए हैं जिनको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्थिक विकास जो है उसको प्रारंभ करने का जो कार्य, उसमें मुख्य रूप से भूमिका किसकी होती है, नव प्रवर्तन की। और नव प्रवर्तन कौन करता है, उद्यमी, या जिसको हम क्या कहते हैं, नव प्रवर्तक भी कह सकते हैं, इनोवेटर। देखिए नव प्रवर्तन, इनोवेशन जो कौन करता है, नव प्रवर्तक, उद्यमी को नव प्रवर्तक भी कह सकते हैं, इनोवेटर। और वो जो नए नए चीजें लाता है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, इनोवेशन कहा जाता है, नव प्रवर्तन कहा जाता है। तो आर्थिक विकास में मुख्य रूप से जो भूमिका होती है उस किसका रोल होता है आर्थिक विकास में, उद्यमी का। ठीक है, एक इनोवेटर या जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक तरह से आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका अपनी अदा करता है। अब देखिए आर्थिक विकास में जो इनोवेटर
या जिसको हम उद्यमी भी कह सकते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है उसको हम देखते हैं। तो प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या कहना है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और विकास के रंगमंच पर उसे प्रमुख पात्र बनाती है। मतलब विकास की जो हम बात कर रहे हैं, विकास की जो प्रक्रिया है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास लाने का जो कार्य है वो कौन करता है? एक उद्यमी करता है, एक नव प्रवर्तक करता है। इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अर्थव्यवस्था की विकास का एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि वो एजेंट एक तरह से, ठीक है। आर्थिक विकास का जो एजेंट होता है वो कौन होता है? उद्यमी होता है, नव प्रवर्तक होता है। वो अर्थव्यवस्था में नए नए परिवर्तन करता है और इसी से आर्थिक विकास की जो गति है वो प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या मानना है कि जो नव प्रवर्तक हैं वो क्या करता है? नव प्रवर्तन करता है। और वो नव प्रवर्तन जो करता है, क्यों करता है? उसके लिए वो क्या करता है अर्थव्यवस्था में? जैसे कि नया जो उद्योग है उसकी स्थापना करता है। अब नए उद्योग की स्थापना करने के लिए एक तरह से वो क्या कर रहा है? व्यवसाय में जोखिम उठा रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में स्थिर संतुलन की जो अवस्था है वो नहीं होती है, क्योंकि विकास की जब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं, अनियमित परिवर्तन जो होते हैं वो एक तरह से प्रारंभ हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में जो स्थिर संतुलन की दशा है वो एक तरह से क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। एक ये जो बदलने का कार्य है वो कौन करता है? उद्यमी करता है। एक उद्यमी क्या करता है? व्यवसाय में जोखिम और अनिश्चितता को उठाता है। और अनिश्चितता और जोखिम उठाने का उसका उद्देश्य क्या है कि वो जब नया परिवर्तन करेगा, नए उद्योग की स्थापना करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? लाभ। तो एक लाभ कमाने के लिए एक उद्यमी क्या करता है? नया व्यवसाय या नए उपक्रम या नए उद्यम की वो स्थापना करता है। अब देखिए ये जो स्थापना करता है वो केवल लाभ कमाने के लिए नहीं करता, ठीक है, उसके और भी उद्देश्य होते हैं। तो एक उद्यमी नया व्यवसाय जो प्रारंभ करता है, इनोवेशन जो करता है, नए उपक्रम की जो स्थापना करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या है? जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति पाई जाती है। हो सकता है उसके द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया है वो चले या नहीं चले, ये एक तरह से क्या होती है? रिस्क होती है। तो उद्यमी क्या करता है? अपने व्यवसाय में एक तरह से वो रिस्क उठाता है और रिस्क उठाने का उद्देश्य क्या होता है? वो क्या करना चाहता है? उस रिस्क के बदले में लाभ कमाना चाहेगा। लेकिन प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि एक व्यवसायी जो है, एक उद्यमी जो है, वो नव प्रवर्तन जो करता है वो केवल लाभ कमाने के लिए नहीं करता है, केवल वो धन कमाने के लिए नहीं करता है, उसके दूसरे उद्देश्य भी होते हैं। वो क्या करना चाहता है? जो व्यवसाय जगत है उसमें एक तरह से जो सुख होता है उसका वो अनुभव करना चाहता है, या समाज में अर्थव्यवस्था में अपनी एक वो विशिष्ट पहचान, ठीक है, अपने को एक तरह से सुपीरियर बनाने का जो लक्ष्य है उसको भी वो सोच रखता है। तो ये जो सोच होती है कि समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा हो, उसकी एक तरह से पहचान हो, वो एक तरह से सुपीरियर हो, साथ ही साथ जो धन वो कमाता है उसका वो आनंद ले सकें। तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। तो एक उद्यमी या नव प्रवर्तक जब अर्थव्यवस्था में नव प्रवर्तन को लाता है तो लाभ कमाने के साथ साथ में उसके दूसरे उद्देश्य भी होते हैं। इसलिए प्रोफेसर शुम्पीटर क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास का जो एजेंट है वो कौन होता है? एक नव प्रवर्तक होता है, एक उद्यमी होता है। वो क्या करता है? अपनी सोच का प्रयोग करता है, अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करता है, अपने जो विभिन्न विचार उसके दिमाग में आते हैं उनको वो वास्तविक जीवन में रखता है, उनको वास्तविक जीवन में वो प्रयोग करता है, वो नए आविष्कार करता है, वो संसाधनों के विभिन्न ऐसे संयोगों को प्रस्तुत करता है जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या मानना है कि ये जो विकास की प्रक्रिया है वो अपने आप प्रारंभ नहीं होती है। क्लियर? कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो अपने आप प्रारंभ नहीं होती है, उसको करने का जो कार्य है, विकास की प्रक्रिया करने का जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? एक उद्यमी के द्वारा। एक नव प्रवर्तक जो होता है वो विकास की जो प्रक्रिया है उसको वो संपन्न करता है। और नव प्रवर्तक जब उस कार्य में वो सफल हो जाता है तो जो दूसरे उद्यमी हैं वो भी क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं। और जब दूसरे उद्यमी उसका अनुसरण करेंगे तो इससे क्या होगा? आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास होगा और अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी? स्थिर संतुलन से एक तरह से वो गतिमान संतुलन, प्रावेगिक अर्थव्यवस्था, डायनेमिक इकोनॉमी की ओर वो अग्रसर होगी, जिससे क्या होगा? वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी, मौद्रिक आय का स्तर बढ़ेगा।
अब देखिए, उद्यमी जो उत्पादन करता है वो केवल अपने लाभ के लिए नहीं करता है, या उत्पादन करने के लिए केवल वो जो उपभोक्ता हैं उनकी रुचि, उनके जो अधिमान होते हैं, उनकी जो पसंद होती है, केवल उनको ही नहीं देखता है वो। एक तो उद्यमी जो उत्पादन कर रहा है वो उपभोक्ताओं की रुचि को भी देखेगा, उनकी पसंदगी को भी देखेगा, लेकिन केवल उपभोक्ता की जो पसंदगी है, उनके जो अधिमान है, उनकी जो रुचि है, उसी को नहीं देखता। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। वो बाजार में इस प्रकार के नव परिवर्तन करता है कि जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, वो उससे एक तरह से आकर्षित हो जाए। तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक उद्यमी क्या करता है, अपनी जो नई नई इच्छाएं होती हैं, नई नई रणनीतियां होती हैं, ठीक है, इनको एक तरह से वो लाता है, जिससे आकर्षित होकर एक तरह से उपभोक्ता क्या करते हैं, उन वस्तुओं का भी वो प्रयोग करने लग जाते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर शुम्पेटर ने क्या कहा कि एक उद्यमी जो है, नव प्रवर्तक जो होता है, वो 5 प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। 5 प्रकार के जो नव प्रवर्तन है वो अर्थव्यवस्था में लाए जा सकते हैं। अब देखिए, 5 प्रकार के नव प्रवर्तन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि बाजार में एक नवीन वस्तु लाई जाए, एक नई वस्तु जिसके बारे में लोगों को, उपभोक्ताओं को उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में वो परिचित नहीं है। तो जब बाजार में कोई नई वस्तु आती है, तो नई वस्तु आने से ये एक तरह से किसको दर्शाएगा, नव परिवर्तन को दर्शाएगा। जैसे अगर हम सन 2000 से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मोबाइल जैसे यूज नहीं किए जाते थे, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो उत्पादक के उद्यमी, उन्होंने क्या किया, नया इनोवेशन किया, मोबाइल आने लग गए जैसे। तो मोबाइल के आने से एक तरह से क्या हुआ, मोबाइल एक तरह से क्या हो गई, नई वस्तु हो गई। तो नई वस्तु आ गई है जिसके बारे में लोगों को पहले जानकारी नहीं थी। तो ये एक तरह से किसको दर्शा रहा है, नव प्रवर्तन को। और जब नव प्रवर्तन के बारे में लोगों को जानकारी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस वस्तु का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब लोग उस वस्तु का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादक है, उद्यमी हैं, उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आर्थिक क्रियाएं क्या होगी, ग्रोथ करेगी, अर्थव्यवस्था में गतिमान संतुलन एक तरह से स्थापित हो जाएगा। तो पहला जो नव प्रवर्तन है वो किस प्रकार का है, बाजार में कोई नई वस्तु लाई जाए, नया प्रोडक्ट लाया जाए जिसके बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं है, जिससे उपभोक्ता पहले परिचित नहीं है। दूसरा है, उत्पादन की अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अगर लाई जाए, उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी लाने से क्या होता है कि वस्तुएं कम लागत पर हम उत्पादित कर सकते हैं। तो जब बाजार में किसी वस्तु की नई तकनीक का अगर प्रचलन होता है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे भी एक तरह से ये भी किसको दर्शाता है, नव प्रवर्तन, जो आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि एक नए बाजार की खोज कर ली जाए, ठीक है। नए बाजार की खोज का मतलब कि माना कि जैसे भारत के द्वारा कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जो वस्तु केवल भारत में ही पैदा होती है, भारत के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, माना कि ये ए वस्तु है। अब भारत के जो उद्यमी हैं, जो इस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, वो भारत में बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, माना कि दूसरे देशों में, अमेरिका है, वहां पर भी इस वस्तु का जो बाजार है वो खोज लिया जाए, ठीक है, वहां के जो उपभोक्ता हैं उनको इस वस्तु के बारे में जानकारी हो जाए। दूसरे और देश हैं, ठीक है, चाइना हो गया, जैसे जापान हो गया, दूसरे जितने भी देश हैं, उन देशों में भी ये अगर अपने वस्तु का बाजार अगर खोज लेता है, तो नए बाजार की जो खोज है वो भी एक तरह से किसको दर्शाता है, नव प्रवर्तन को दर्शाता है। इसी तरीके से कच्चे माल जो होता है, ठीक है, उसकी आपूर्ति जो होती है, उसके नए स्रोत की अगर खोज कर ली जाए, या फिर एक जो उद्योग, उसमें नए संगठन को अगर लाया जाए, तो ये विभिन्न प्रकार के जो नव प्रवर्तन होते हैं उनको एक उद्यमी क्या करता है, अपनाता है। और जब एक उद्यमी इन नव प्रवर्तन को अपनाता है, तो आर्थिक विकास की जो गति है वो प्रारंभ हो जाती है। प्रोफेसर शुम्पेटर क्या मानते हैं कि आर्थिक विकास की जो ये गति है उसको प्रारंभ करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है, नव प्रवर्तन करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है। और नया जो परिवर्तन है, नया जो ये इनोवेशन है, वो एक तरह से किसको दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट को। मतलब अर्थव्यवस्था में जो विनियोग है वो एक तरह से नव प्रवर्तन से संबंधित है। और साथ ही साथ नव प्रवर्तन के साथ में जो बैंक शाख होती हैं, उससे उद्यमी को वित्त प्राप्त होता है, और उस वित्त का जो प्रयोग है वो भी कहाँ पे करेगा, वो निवेश करने के लिए कर सकता है, ठीक है। जब उसके पास में फंड प्राप्त हो जाता है, तो उस फंड का जो प्रयोग है वो किसके लिए करेगा, जो दूसरे उद्योग है वहां से संसाधनों को वो अपनी तरफ, अपने उद्योग में खींचना प्रारंभ कर देगा, जिससे क्या होगा, मौद्रिक आय बढ़ेगी,
कीमतें बढ़ेगी और निवेश को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्रोफेसर शुम्पीटर का कहना है कि एक व्यवसायी जब व्यवसाय में नव प्रवर्तन को अपनाता है तो नव प्रवर्तन को अपनाने से उसे अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है और आर्थिक जो विकास है उसका प्रारंभ होने लग जाता है, कहने का मतलब। अब देखिए प्रोफेसर शुम्पीटर का जो सिद्धांत है उसको हम एक इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इधर हमने लिया है इनोवेशन और इधर हमने लिया है टाइम। अब देखिए प्रोफेसर शुम्पीटर क्या मानता है कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में एक तरह से क्या होता है, स्थिर संतुलन की अवस्था पाई जाती है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। माना कि ये जो लाइन है वो एक तरह से किसको दर्शाती है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ, स्थिर संतुलन की अवस्था को दर्शाती हैं। अब मान लेते हैं इस टाइम में माना कि टी समय नाम दे दिया हमने, तो टी समय में एक उद्यमी क्या करता है, अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन का वो सहारा लेता है। तो जब अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन का सहारा लिया जाता है, नया इनोवेशन अगर किया जाता है इस टी समयावधि में, माना कि ए बिंदु पर अगर हम कहें कि नया इनोवेशन प्रारंभ किया गया है, तो नया इनोवेशन प्रारंभ करने से क्या होगा, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। पहले अर्थव्यवस्था में एक तरह से स्थिर संतुलन था, लेकिन अब क्या होगा, इनोवेशन होने से, नव प्रवर्तन होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो प्रायोगिक संतुलन की हम बात करते हैं जिसको हमने इस लाइन से दर्शा रखा है, ये जो लाइन हमारी वो किसको दर्शा रही है, डायनेमिक स्थिति को दर्शा रही है, प्रायोगिक संतुलन की स्थिति को दर्शा रही है। तो जब टी समय में, ये हमारा टी समय है माना कि, तो टी समय में जब अर्थव्यवस्था में नव प्रवर्तन होता है तो इस स्थिति में नव प्रवर्तन होने से आय और आर्थिक क्रियाएं जो है उनमें वृद्धि होती हैं और इनमें वृद्धि होने से धीरे धीरे आय का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और हम कहाँ पे आ जाते हैं, बी बिंदु पर आ जाते हैं। अब जब अर्थव्यवस्था में उद्यमियों के द्वारा नव परिवर्तन का सहारा लिया जाता है तो प्रारंभ में तो क्या होता है, दूसरे उद्यमियों को इनकी जानकारी नहीं होती है और दूसरे को जानकारी नहीं होती है तब तक जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी और बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे, जो दूसरे उद्यमी हैं वो भी उसको एक तरह से अनुसरण करेंगे, उसको भी एक तरह से वो फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में विकास की जो गति है प्रारंभ में तेजी से बढ़ती जाएगी। लेकिन जब लोगों के द्वारा, अधिक उद्यमियों के द्वारा उस नव परिवर्तन को अपना लिया जाता है तो धीरे धीरे आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है और कहाँ पे आ जाएगी, वापस इस बी बिंदु पर आ जाएगी। फिर बी बिंदु पर आने पर बाद क्या होगा, अर्थव्यवस्था में और नव परिवर्तन किया जाएगा और नव परिवर्तन करने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो धीरे धीरे बढ़ के कहाँ पे आ जाएगा, सी बिंदु पे आ जाएगा और सी बिंदु पर आने के बाद में उस नव परिवर्तन की जानकारी दूसरों को हो जाती है, ठीक है, फिर वापस नव परिवर्तन होगा। इस तरीके से जो ये प्रक्रिया है वो क्या होगी, चलती रहेगी और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की बन जाएगी, डायनेमिक। तो ये जो हमारी लाइन है वो एक तरह से किसको दर्शा रही है, प्रायोगिक संतुलन, डायनेमिक ग्रोथ को एक तरह से बता रही है और जो किस कारण से होता है, इनोवेशन के कारण। एक नव प्रवर्तक उद्यमी जो होता है वो क्या करता है, अर्थव्यवस्था में नए परिवर्तनों को अपनाता है और नए परिवर्तनों को अपनाने से ये जो स्थिर संतुलन था, जो चक्री प्रवाह कहा था प्रोफेसर शुम्पीटर ने, उसको तोड़ा जा सकता है। दूसरा, उन्होंने अपने सिद्धांत में जो बैंक क्रेडिट है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। तो बैंक क्रेडिट की जो भूमिका है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से स्थिर संतुलन की अवस्था में होती है जहां पर एक तरह से वृत्ति प्रवाह पाया जाता है। या स्थिर संतुलन की अवस्था को प्रोफेसर शुम्पीटर ने क्या कहा था, वृत्ति प्रवाह कहा था और हर वर्ष उस वृत्ति प्रवाह की प्रवृत्ति चलती रहती है। इसको तोड़ने के लिए या तो नए नए इनोवेशन करने पड़ते हैं या उसका जो दूसरा अस्त्र है जिसके द्वारा इस स्थिर संतुलन को तोड़ा जा सकता है वो कौन सा है, बैंक क्रेडिट। बैंक साख का जब अर्थव्यवस्था में प्रसार होता है, उसका जब एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, प्रसार होता है, तो जो उद्यमी है जो नए परिवर्तन कर रहा है उन उद्यमी के पास में पैसा आ जाएगा, फंड आ जाएगा। तो आर्थिक विकास करने के लिए प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या कहना है कि ये जो साख है वो भी एक तरह से महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। बैंक साख का प्रसार होने से जो उद्यमी है उसको फाइनेंस, वित्त की प्राप्ति होती है और वित्त की प्राप्ति जो है वो एक तरह से, क्योंकि देखिए जो नव परिवर्तन होता है उसमें जो निवेश किया जा रहा है वो एक तरह से क्या होता है, रिस्क होती है, उसमें जोखिम होता है
और जोखिम होता है। क्यों जोखिम होता है? क्योंकि नया जो वो वित्त आ रहा है उसके पास में, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो प्रोफेसर शुम्पीटर क्या कहते हैं कि जब बैंक शाख का प्रसार होता है, नव प्रवर्तक जो होते हैं उनके पास में जब पैसा आता है, फंड आता है, तो उसका जो प्रयोग है वो कहाँ पे करेंगे? दूसरे उद्योगों से वो संसाधनों को अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर देंगे। और जब दूसरे उद्योगों से संसाधनों को वो खींचना प्रारंभ कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में जो मनी इनकम है, मुद्रा है, वो क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे कीमतें क्या होगी? बढ़ेगी। और कीमतें बढ़ने से जो उद्यमी हैं उनका लाभ बढ़ता है, और उनका लाभ बढ़ेगा तो वो अधिक निवेश करने को उनका प्रोत्साहन मिलेगा। जब उनको अधिक निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? और नया जो नव परिवर्तन है उनका वो सहारा लेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो पूर्ति है वो बढ़ेगी, और वस्तुओं की जो पूर्ति है, ठीक है, जब बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से किसको दर्शाएगा? आर्थिक विकास को दर्शाएगा। लेकिन एक समय बाद में जब मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लागतें हैं, कीमतें हैं, वो एक तरह से कम होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो देखिए प्रोफेसर शुम्पीटर क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास जो है उसको प्रारंभ करने के लिए नव प्रवर्तन के साथ साथ में जो बैंक शाख है वो भी एक तरह से अपनी भूमिका अदा करता है। बैंक शाख क्या करता है कि प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उसमें बहुत सारी जो तकनीक है उसका प्रयोग नहीं होता है। मतलब अप्रयोग की जाने वाली तकनीकी का जो भंडार है वो विद्यमान रहता है, और उसका जो प्रयोग है वो कौन कर सकता है? उद्यमी कर सकता है। इसलिए जो चक्रीय प्रवाह है उसको तोड़ने के लिए बैंक शाख की भी आवश्यकता होती है। बैंक शाख की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसी तकनीक का प्रयोग करने के लिए जगह खाली होती है, पर्याप्त मात्रा में तकनीकी ज्ञान जो भंडार है उसका प्रयोग करने के लिए जगह उपलब्ध होती हैं। तो वो उन संसाधनों का प्रयोग करके नव परिवर्तनों का सहारा लेके जो अप्रयुक्त तकनीक है, जो अप्रयुक्त तकनीक है जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या जो संसाधन बेकार पड़े हुए हैं उनका प्रयोग एक तरह से किया जा सकता है। तो जिन संसाधनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, या जो अप्रयुक्त तकनीक है उसका प्रयोग करने के लिए बैंक शाख जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और बैंक शाख की जो प्राप्ति है वो लोगों की जो चालू आय हैं उसकी बचतों से प्राप्त हो सकती हैं, या फिर जो बैंकिंग प्रणाली है उनसे शाख का सृजन होता है। तो मुख्य रूप से शाख का जो सृजन होता है वो किससे होता है? बैंकिंग प्रणाली से होता है। जब नव प्रवर्तकों को बैंकों से शाख मिलता है तो वो अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं, और व्यवसाय शाख सृजन सुविधाओं का विस्तार होने से अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय जो है एक तरह से क्या होता है? बढ़ता है। और प्रोफेसर शुम्पीटर जो थे उनका क्या मानना था कि जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। व्यापार चक्रों की जो स्थिति है वो क्यों उत्पन्न होती हैं? आर्थिक विकास के कारण। कोई भी देश आर्थिक विकास जब करता है तो वहां पर आर्थिक उतार चढ़ावों की स्थिति आ जाती है, जिसको उन्होंने इस डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो प्राथमिक लहर है, ठीक है, वो एक तरह से क्या दर्शा रही है कि जो उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, जो इनोवेटर है, वो क्या करता है? इस वेव में प्रारंभ में जब अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति है और उसमें प्रोस्पेरिटी की स्थिति आती है, प्राथमिक जो वेव है, तो वो एक उद्यमी जो है वो क्या करता है? नए नए परिवर्तन करने के लिए, नव परिवर्तन के लिए वो प्रेरित होता है। और नव परिवर्तनों के लिए जब वो प्रेरित होगा तो इस स्थिति में वो द्वितीयक जो लहर है, ठीक है, वो एक तरह से किसको दर्शा रही है कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति आ जाती है, आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है। एक उद्यमी जब अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन का सहारा लेता है तो नव परिवर्तन का सहारा लेने से आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, और आर्थिक क्रियाओं में जब वृद्धि की स्थिति प्रारंभ हो जाती है जिसको क्या कहा जाता है? समृद्धि कहा जाता है, प्रोस्पेरिटी कहा जाता है। लेकिन जब ये स्थिति बहुत सारे जो उद्यमी हैं जब वो उन नव परिवर्तन का वो अनुसरण करने लग जाएंगे तो अनुसरण करने से क्या होगा कि जो समृद्धि की स्थिति है धीरे धीरे उसमें एक तरह से क्या होगी? कमी आने लग जाएगी। जो पुरानी वस्तुएं हैं उनकी मांग एक तरह से क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब पुरानी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है नया इनोवेशन होने से, तो पुरानी वस्तुओं का जो उत्पादन है वो कम करना पड़ेगा, उनकी कीमत कम होगी, जिससे प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। और जब प्रॉफिट कम होता है तो इनकम का जो लेवल है वो भी कम होगा। इनकम का लेवल अगर कम होगा तो जो रोजगार का स्तर है वो भी क्या होगा? कम होगा। और रोजगार का स्तर कम होने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में जो
रिसेशन है, ठीक है, रिसेशन की जो स्थिति है वो प्रारंभ हो जाती है। अब रिसेशन की जो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में आ जाती हैं तो इस स्थिति में वापस एक तरह से क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाती है अर्थव्यवस्था, और इसको वापस रिकवर करने के लिए एक तरह से कि आर्थिक विकास की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए नया जो इनोवेशन होता है, ये जब डिजायर, ये जब इच्छा होती है विकास की, तो नया इनोवेशन आने से ही क्या होगा, धीरे धीरे वापस अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या मानना है कि व्यापार चक्र, आर्थिक क्रियाओं में जो ये उतार चढ़ाव आते हैं वो किस कारण से आते हैं, आर्थिक विकास के कारण आते हैं, और इस कारण से अर्थव्यवस्था में ये 4 प्रकार की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने प्रोफेसर शुम्पीटर का जो सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें मुख्य उसका अगर हम निष्कर्ष देखें तो प्रोफेसर शुम्पीटर क्या मानते हैं कि आर्थिक विकास की जो गति है वो कब प्रारंभ होती है, प्रारंभ में अर्थव्यवस्था में स्थिर संतुलन होता है, और फिर जो उद्यमी है वो अर्थव्यवस्था में इनोवेशन, नए नए परिवर्तन है, और बैंक साख का जब वो प्रयोग करता है, अपने व्यवसाय का विस्तार करता है, तो धीरे धीरे आर्थिक विकास की जो गति है वो प्रारंभ हो जाती है।